रिएक्शन हो रहा है, जब हम अलॉय को और मर्क्यूरी को मिक्स कर रहे हैं, अलॉय और मर्क्यूरी हम मिक्स कर रहे हैं, जो रिएक्शन हो रहा है वो है अमेलगमेशन, ठीक है। वो हमेशा मिक्सिंग के बाद होता है, रिएक्शन हमेशा मिक्सिंग के बाद होगा। जब अलॉय और मर्क्यूरी मिक्स होगा तो उसके बाद रिएक्शन होगा, जो कि कहलाएगा अमेलगमेशन, ठीक है, विच इज अ रिएक्शन। ट्राइचुरेशन क्या है? ट्राइचुरेशन इज मिक्सिंग कर रहे हैं अमेलगम की, जो कि मिक्सिंग है हमारी अलॉय पार्टिकल्स की और मर्क्यूरी की। अलॉय पार्टिकल्स मर्क्यूरी मिक्स होंगे, दोनों चीजें जब मिक्स होंगी उसको कहते हैं ट्राइचुरेशन। ट्राइचुरेशन दो तरह से होती है, ठीक है। ट्राइचुरेशन दो तरह से होगी। नंबर वन होती है मैकेनिकली। मैकेनिकल ट्राइचुरेशन कैसे होगी? थ्रू अमेलगमेटर, ठीक है। मैकेनिकल ट्राइचुरेशन थ्रू अमेलगमेटर, वेयरएज जो हैंड ट्राइचुरेशन होती है ना, जो हम हाथ से कर सकते हैं, वो होती है थ्रू मोर्टर एंड पेस्टल। तो हैंड ट्राइचुरेशन मोर्टर एंड पेस्टल के थ्रू होगी, यहाँ दिखाया हुआ है। और अमेलगमेटर ये रहा। ये दोनों चीजें हमारी डीएम के लैब में मौजूद हैं। जब तुम लोग वापस आओगे तो मैं तुम लोगों को दोनों दिखाऊंगी कि अमेलगमेटर कैसा होता है और मोर्टर एंड पेस्टल कैसा होता है, ठीक है। अच्छा, और इन दोनों की मिक्सिंग से रिजल्टेंट जो हमारे पास आएगा, रिजल्ट होगा, वो इस तरह से एक बॉल सी बन जाती है, जो कि कहलाएगी ये अमेलगम है, ठीक है। अब इस फॉर्म में हमें अमेलगम दिया जाता है, रेस्टोरेटिव फॉर्म में, और इसको हमने यूज करना होता है। इसको फिलिंग करने के भी डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, उसके स्टेप्स होते हैं, क्योंकि इतनी आसानी से ये फिल भी नहीं होता हमारी कैविटीज में, तो उसको भी कोई और इशू है, कोई चीज पूछनी है तो अभी पूछ सकते हो। अमेलगमेशन, ट्राइचुरेशन। अमेलगमेशन बेसिकली the reaction which takes place after mixing of alloy particles along with mercury, ठीक है। जो मिक्सिंग के बाद रिएक्शन होगा वो होगा अमेलगमेशन। और ट्राइचुरेशन क्या है? ट्राइचुरेशन इज सिंपली द मिक्सिंग ऑफ alloy particles with mercury। और मिक्स ट्राइचुरेशन टू टाइप्स की होती है, एक होती है हैंड ट्राइचुरेशन, दूसरी होती है मैकेनिकल ट्राइचुरेशन। हैंड ट्राइचुरेशन होती है थ्रू मोर्टर एंड पेस्टल, और मैकेनिकल ट्राइचुरेशन होती है थ्रू अमेलगमेटर। क्लियर है यहाँ पे? अब हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है अब आ गए हम उसकी कॉम्पोजिशन पे, ठीक है। अमेलगमेशन ट्राइचुरेशन अब तक क्लियर हो जाना चाहिए, मैंने बहुत दफा रिपीट किया। अब हम आ गए उसकी मेन कॉम्पोजिशन पे कि बनता किस चीज से है। कॉम्पोजिशन में मेजर कंपोनेंट ऑफ अलॉय क्या होता है? सिल्वर, टिन और कॉपर। ये तीन इसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स होते हैं, बट वो मिनिमम अमाउंट्स होते हैं। मेजर कंपोजिशन जो हमारे अलॉय पार्टिकल्स हैं, अलॉय पाउडर है, उसकी कंपोजिशन में क्या होगा? सिल्वर, टिन, कॉपर मेजॉरिटी, ठीक है। उसके अलावा जिंक, इंडियम, पैलेडियम ये भी होते हैं, बट ये थोड़े मिनिमम अमाउंट्स में होते हैं। ये हमारे अलॉय पार्टिकल की कंपोजिशन हो गई कि अलॉय पार्टिकल में मेन कंपोजिशन है सिल्वर, टिन, कॉपर, ठीक है। इसके अलावा जिंक, इंडियम और पैलेडियम। ओके, अब आ गए हम लिक्विड में। लिक्विड में क्या चीज थी? सिर्फ मर्क्यूरी। लिक्विड हमेशा मर्क्यूरी होता है, तो अमेलगम का लिक्विड हमेशा मर्क्यूरी होगा, ये बात याद रखनी है। अमेलगम का लिक्विड हमेशा मर्क्यूरी होगा, वेयरएज पाउडर में मेजर कॉम्पोजिशन होती है सिल्वर, टिन और कॉपर की, और मिनिमम अमाउंट्स में हमारे पास जिंक भी होता है, इंडियम होता है, पैलेडियम होता है, ठीक है। ओके, ये कॉम्पोजिशन हो गए। अब हम नेक्स्ट आगे जा रहे हैं। अब कितना कितना अमाउंट किस कंपोनेंट का होता है हम ये देखेंगे। तो सबसे पहला मेटल है सिल्वर। सिल्वर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, दैट इज 65%, ठीक है। सिल्वर होगा 65%। ये बात हो रही है कन्वेंशनल अलॉयज की, ठीक है। और अब करंट लिमिट्स, बेसिकली यहाँ पे दो कॉम्पोजिशंस दी हुई हैं, ठीक है। एक है कन्वेंशनल अलॉयज और एक है करंट लिमिट्स। कन्वेंशनल अलॉयज वो है जो अलॉयज हम हमेशा से यूज कर रहे हैं,
दैट इज उनकी जो रेंज हम यूज करते आ रहे हैं थ्रू हिस्टोरिकल टाइम्स, क्योंकि हिस्टोरिकल मटेरियल तो हमें सालों से यूज कर रहे हैं, तो उस वो अलॉयज कहते हैं कन्वेंशनल अलॉयज। जबकि अब हम यूज कर रहे हैं जो न्यू अलॉयज वो आएंगे करंट लिमिट्स में, ठीक है। तो जो पुरानी कन्वेंशनल कॉम्पोजिशन है वो आएगी कन्वेंशनल अलॉय के नीचे, और जो अब हम यूज कर रहे हैं वो करंट लिमिट्स में आएगी। सिल्वर होता है, पहले यूज होता है 65%, ठीक है, बाय वेट कॉम्पोजिशन है ये 65%, और करंटली भी अब इसको हमने यूज कम कर दिया है, अब हमने इसको कर दिया है 40%। पहले होता था 65, अब होता है 40%। टिन है, टिन पहले यूज होता था 29%, अब हमने उसको कम कर दिया है, अब क्या है 32, बढ़ा दिया, सॉरी, अब हमने उसको बढ़ा दिया है 32 कर दिया। पहले 29 उसकी मैक्सिमम लिमिट थी, अब उसकी 32 है। टिन को बढ़ाने की एक मेजर वजह ये है, टिन और कॉपर के अब अलॉयज यूज होते हैं। पहले जैसे सिल्वर टिन अलॉय होते थे, अब यूज होते हैं कॉपर टिन अलॉयज, ठीक है। पहले कन्वेंशनल अलॉयज में थे सिल्वर टिन के अलॉयज, अब यूज होते हैं कॉपर टिन के अलॉयज, क्योंकि कॉपर इज वेरी एडवांटेजेस फॉर अमेल्गम, और जो हमारी फिलिंग होगी उसमें भी ज्यादातर जो पॉजिटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं वो कॉपर की वजह से आ रहे हैं। कॉपर जो है मेनली करोजन को रोकता है, ठीक है। अगर करोजन नहीं होगी तो उससे क्या होगा, हमारी फिलिंग जो है इंटैक्ट रहेगी, ब्रेक ऑफ नहीं करेगी, उसमें कोई भी हमारा वेयर एंड टेयर नहीं होगा, तो उस तरह से करोजन से प्रिवेंट करता है, और करोजन हमारी प्रॉपर्टीज से भी अफेक्ट करता है। तो इसलिए करोजन को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम यूज करें कॉपर की कंटेंट ज्यादा करते हैं। इसीलिए कॉपर पहले कम था, 6% मैक्सिममली यूज होता था, अब उसको हमने कर दिया 30%, क्योंकि अब यूज होता है कॉपर टिन के अलॉयज। पहले यूज होते थे सिल्वर टिन के अलॉयज, अब यूज होते हैं कॉपर टिन के अलॉयज, ठीक है, क्लियर है। तो सिल्वर था पहले 65%, अब हमने दिया 40%। टिन था पहले 29%, अब करते हैं 32। कॉपर पहले होता था सिर्फ 6%, अब हो गया है 30%, जिसमें कॉपर को हमने बढ़ा दिया है। जिंक होता था 2%, अब अभी भी 2% ही जिंक यूज होता है। और मर्क्यूरी जो है उसका कंटेंट 3% ही यूज होता था पहले भी, अब भी। अच्छा, अब ये जो कॉम्पोजिशन है ये हमारी बात हुई अलॉय की, ठीक है, ये है हमारी अलॉय की कॉम्पोजिशन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने तो ये पढ़ा है कि लिक्विड कंपोनेंट हमेशा मर्क्यूरी होता है, तो यहाँ पे अलॉय में मर्क्यूरी क्यों आ गया है? कुछ कॉम्पोजिशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम अलॉय में भी मर्क्यूरी ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? तो मिक्सिंग बेटर हो सके, मिक्सिंग को बेहतर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं मर्क्यूरी का कंपोनेंट, हम थोड़ा सा हमारे अलॉय में भी डालते हैं, जो कि सिर्फ 3% होगा, ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट नहीं होगा, सिर्फ मिनिमम अमाउंट होगा 3% का, जो कि हम उसमें डाल देंगे। अब ऐसे अलॉयज को कहते हैं हम प्री अमेल्गमेटेड अलॉयज, ठीक है। जिन अलॉयज में मर्क्यूरी का कंटेंट 3% होगा उन अलॉयज को कहते हैं प्री अमेल्गमेटेड अलॉयज, ठीक है। प्री अमेल्गमेटेड का क्या मतलब हुआ कि अमेल्गमेशन वो रिएक्शन था जो कि हमारे सिल्वर टिन अलॉय और मर्क्यूरी के मिलने से हो रहा था, राइट। तो अब यहाँ पे हमने अलॉय में मर्क्यूरी ऐड कर लिया है, तो इसीलिए हमने उसका नाम रख दिया है प्री अमेल्गमेटेड अलॉयज। वो अलॉयज जिनके अंदर 3% मर्क्यूरी प्रेजेंट होगा उनको कहते हैं प्री अमेल्गमेटेड अलॉयज। दूसरी चीज, जो अलॉयज जिनमें कॉपर का कंटेंट बढ़ा दिया गया है, जो कि अब यूज होने लगे, कॉपर टिन अलॉयज होते हैं, उनमें हमने अब कर दिया है, अगर हम यही कॉम्पोजिशन रखें और उसमें हम कॉपर को 6% से 30% करते हैं तो उसको कहेंगे कॉपर एनरिच्ड अलॉयज, ठीक है। कॉपर एनरिच्ड अलॉयज वो अलॉयज जिसके अंदर कॉपर का कंटेंट ज्यादा होता है, दैट इज अप टू 30%, जिसमें कंटेंट 6% नहीं है, उसके 30% के करीब है, तो वो होंगे कॉपर एनरिच्ड अलॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो अलॉयज की बात की है। अगर हमारे अलॉय पार्टिकल्स में मर्क्यूरी ऐड हुआ हुआ है जो कि है 3%, तो वो कहलाएंगे प्री अमेल्गमेटेड अलॉयज। और अगर हमारा कॉपर कंटेंट हमने अलॉय में बढ़ा दिया, सिल्वर टिन अलॉय है बट उसमें हमने कॉपर कंटेंट 6% की जगह हमने उसको 20 से 30% कर दिया, तो वो कहलाएगा कॉपर एनरिच्ड अलॉयज, ठीक है। ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ अलॉयज अभी मैंने बताए हैं।
क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं, कोई चीज जो पूछनी हो अभी पूछ सकते हो। ओके, आगे चलते हैं फिर। ओके, अब हम इंडिविजुअली हर कंपोनेंट की बात करेंगे कि किस कंपोनेंट की क्या अहमियत है, वो क्यों हम यूज कर रहे हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारी डेंटल अमेलगम पे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आ गई मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बगैर डेंटल अमेलगम कंसिस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई पूछ बोलेगा कि मर्क्यूरी अमेलगम का सबसे मेन कंपोनेंट क्या है, वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे हम अलॉय कुछ भी यूज करेंगे मर्क्यूरी हमेशा होगा। तो जब भी अमेलगम की बात होगी तो हम बोलेंगे कि मर्क्यूरी प्रेजेंट होना तो लाजमी है, वरना वो अमेलगम ही नहीं है। अमेलगम में मर्क्यूरी सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किस तरह यूज होता है? ये लिक्विड यूज होता है, ठीक है। लिक्विड यूज होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड फॉर्म में होगा। ये नहीं हो कि हार्ड सॉलिडिफाई हुआ हुआ, हमें इसको ये खास ख्याल रखिए कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होना चाहिए मर्क्यूरी, जो कि यूजुअली होता भी है। gives plasticity that permits conventional packing। अच्छा, प्लास्टिसिटी क्या होती है? बेसिकली प्लास्टिसिटी क्या होगी कि उसको इजीली हर जगह पे जब हम लोग पैकिंग कहाँ करते हैं, जब हम फिलिंग करते हैं तो उसको फिल करना होता है। हमने फिलिंग का जो हमने कैविटी बनाई है उसको हमने अपने फिलिंग मटेरियल से फिल करना है। अब वहाँ पे जरूरी है कि हम अपनी फिलिंग को प्रॉपरली प्लेस करें, ठीक है। ऐसा हो कि हर मार्जिन पे प्रॉपरली इंटैक्ट होनी चाहिए फिलिंग हमारी। तो उस वहां पे आती है पैकिंग। तो वो प्रोसीजर कहलाता है कि हम पैक कर रहे हैं फिलिंग को, ठीक है। बेसिकली कंडेंस कर रहे होते हैं कंडेंसर के थ्रू। तो हम जब फिलिंग को पैक कर रहे हैं हमारे कैविटी के अंदर, तो वो प्लास्टिसिटी देता है। प्लास्टिसिटी देता है, वो हर तरफ मार्जिन में इंटैक्ट हो सकता है, मार्जिन में अच्छी तरह। बेसिकली जैसे ही हम उसको डालेंगे तो वो पूरी तरह फैल जाएगा, ठीक है। पूरी तरह फैल जाएगा हर कैविटी के मार्जिन की तरफ, और हमें पैकिंग में आसानी हो जाएगी। ये नहीं कि हमें बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा, ये बहुत आसानी से कर देता है क्योंकि ये लिक्विड होता है मर्क्यूरी। और जब लिक्विड को हम सॉलिड के साथ मिक्स करेंगे तो एक सेमी सॉलिड सा मास बन जाएगा। तो वो बेसिकली सेमी सॉलिड मास जो है वो हेल्प करेगा आसानी से पैकिंग में। जब पैकिंग अच्छी होगी उसी लिहाज से हमारी फिलिंग भी अच्छी होगी। फिलिंग अच्छी होगी तो ही हम उसको देर तक उसका यूज कर सकते हैं, और ये हमें ख्याल नहीं करना होगा खाते हुए पीते हुए। इसीलिए लोग जो है अमेलगम की फिलिंग प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से दांत के साथ इंटैक्ट हो जाती है, और उसमें सबसे मेजरली हाथ होता है मर्क्यूरी का। ओके, एक्टिवेट्स द सेटिंग रिएक्शन। अब एक्टिवेट करेगा सेटिंग रिएक्शन को, क्योंकि सेटिंग रिएक्शन शुरू ही हमारा मर्क्यूरी से होता है, ठीक है। तो ये एक्टिवेट करता है सेटिंग रिएक्शन को। अब ये जो बात मैंने पहले बताई थी कॉम्पोजिशन के वक्त, वो रिपीट हो रही है। अलोय पाउडर विच कंटेन्स मर्क्यूरी दैट इज 3% आर कॉल्ड प्री अमेलगमेटेड अलॉयज। ये मैंने बताया था ना कि जो भी अलॉय पाउडर है जिसके अंदर 3% मर्क्यूरी डाला हुआ आया है, तो वो कहलाते हैं प्री अमेलगमेटेड अलॉयज। और इससे क्या होगा, जब हम मर्क्यूरी को और उसको मिक्स करेंगे अलॉय को, तो वो फॉर्म करता है वर्किंग मास व्हेन मिक्स्ड विद अलॉय। दैट इज जब हम मर्क्यूरी को अलॉय के साथ मिक्स करते हैं तो ही एक वर्केबल मास बनता है, क्योंकि वैसे तो जो हमारा अलॉय है वो पाउडर फॉर्म में है। अलॉय है पाउडर फॉर्म में, इज सिल्वर टिन अलॉय। और जब हम उसे मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करेंगे तभी वो एक वर्केबल मास बना सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे मर्क्यूरी क्यों यूज करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो किस फॉर्म में यूज होता है, और अगर अलॉय में मर्क्यूरी डला हुआ आएगा तो हम उसे क्या कहते हैं। ठीक है, लिक्विड यूज करेंगे, रूम टेम्परेचर पे होना लाजमी है। वो हेल्प करता है हमारी पैकिंग में क्योंकि इसमें प्लास्टिसिटी आ जाती है अमेलगम में। तीसरी चीज थी कि सेटिंग रिएक्शन को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है मर्क्यूरी। फिर अलॉय पाउडर जो होता है उसमें अगर मर्क्यूरी का 3% कंटेंट डला हुआ होगा तो उसको कहेंगे प्री अमेलगमेटेड अलॉय। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ 3% ही होना चाहिए हमारे पास मर्क्यूरी। 3% मर्क्यूरी होगा, प्री अमेलगमेटेड अलॉय हो गए। और दोनों जब मिक्स होंगे अलॉय और हमारा मर्क्यूरी, तभी एक वर्केबल मास बनता है जो कि हम क्लिनिक में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मर्क्यूरी का इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों यूज करते हैं। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है? मैं देखती हूँ क्वेश्चन क्या है। ओके, आई एम अनएबल टू सी दैट।
मैम टर्म प्लास्टिसिटी रिपीट करें। ओके, प्लास्टिसिटी, बेसिकली प्लास्टिसिटी क्या होता है, जब हमने फिलिंग को डालना है कैविटी के अंदर, ठीक है, हमने फिलिंग प्लेस की हमारी कैविटी के अंदर, अब जिस आसानी से हमारी फिलिंग जो है वो कैविटी के अंदर फ्लो कर रही है, ठीक है, हमारी फिलिंग आसानी से फ्लो कर रही है, वो है ड्यू टू इट्स प्लास्टिसिटी, ठीक है, इजीली हम उसे शेप कर सकते हैं, ठीक है, इजीली हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, हम उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि तुम लोगों ने क्ले जो प्ले डो होता है, ठीक है, प्ले डो आता है, होता वो रबरी है, ठीक है, बट इजीली उसका आप कोई भी शेप बना सकते हो, तो उसमें प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, प्लास्टिसिटी उसमें ज्यादा है कि हम उसको किसी भी शेप में उसे फॉर्म कर सकते हैं, हम उसको डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अमेलगम को हम अब आसानी से कैविटी के अंदर डाल सकते हैं, हम उसे आसानी से प्लेस कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से शेप कर सकते हैं और उसको हम प्रेस कर सकते हैं। ये सब क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमने इसमें मर्क्यूरी ऐड किया है। अगर हम मर्क्यूरी ऐड नहीं करेंगे तो सिर्फ सिल्वर टिन का अलॉय इज नॉट सफिशिएंट इनफ कि वो प्रॉपर्ली हमारी कैविटी में स्प्रेड हो सके और वो हमारी कैविटी में वो इंटैक्ट नहीं हो सकेगा, हमेशा मार्जिन्स छूट जाएंगे, अंडरकट्स छूट जाएंगे, जिस तरह से हमारी जो फिलिंग बनेगी वो बहुत ही वीक होगी। तो प्लास्टिसिटी इज बेसिकली वो क्वालिटी कि मटेरियल जो है डिफरेंट शेप में मोल्ड हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट तरह से हम उसको शेप कर सकते हैं। उसकी शेपिंग के लिए हर फिलिंग मटेरियल में प्लास्टिसिटी होना जरूरी है। और यहाँ पे अमेलगम की प्लास्टिसिटी किस वजह से होती है? क्योंकि उसमें मर्क्यूरी का कंटेंट है। अगर मर्क्यूरी हम नहीं डालेंगे तो इसमें प्लास्टिसिटी नहीं आएगी। तो मर्क्यूरी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फॉर डेंटल अमेलगम। अब हम आगे चलते हैं। ओके, सिल्वर। अब सिल्वर की क्या इंपॉर्टेंस है? सिल्वर सबसे ज्यादा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, ये इंक्रीज करेगा स्ट्रेंथ को, और दूसरी चीज है ये इंक्रीज करता है एक्सपेंशन को। अच्छा, अब जब भी हम फिलिंग करते हैं किसी भी कैविटी में तो एक्सपेंशन होती है, उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं जो हमने डिस्कस किए हैं कि जब भी हम कैविटी में कोई भी फिलिंग मटेरियल डालेंगे तो थोड़ी सी एक्सपेंशन होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। जैसे अभी इन्वेस्टमेंट मटेरियल तुम लोग पढ़ रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट मटेरियल में जब प्रोसीजर्स होते हैं तो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मटेरियल डिफरेंट तरीकों से रिएक्ट करते हैं। इसी तरह फिलिंग मटेरियल में क्या होगा, फिलिंग मटेरियल जब हम सेट करने लगेंगे कैविटी के अंदर तो उसमें थोड़ी सी एक्सपेंशन होगी, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन होती है बाय सेटिंग, ठीक है। तो वो जो है सिल्वर का काम क्या है, इंक्रीज करता है एक्सपेंशन को। एक्सपेंशन ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। एक्सपेंशन अगर कम होगी तो हमारा मटीरियल प्रॉपरली जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं वो ओवरकम नहीं कर सकता अगर हमारी एक्सपेंशन कम हुई। और अगर एक्सपेंशन ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, उससे नुकसान ये है कि हमारी जो फिलिंग है वो ओवरफिल्ड हो जाएगी। तो वहां पे ये होगा, हमने प्लेयर दी फिलिंग और हमने पेशेंट को घर भेज दिया, बट क्योंकि उसमें फिलिंग मटेरियल में हमारे सिल्वर प्रेजेंट था तो वो में भी एक्सपेंशन कराता रहा जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। तो हमेशा जो हम कॉम्पोजिशन करते हैं उस एक चीज अगर एक्सपेंशन बढ़ा रही है, दूसरी चीज एक्सपेंशन डिक्रीज कर रही है, तो इसी का जो ऑपोजिट है वो है टिन। अगर सिल्वर इंक्रीज कर रहा है एक्सपेंशन को तो टिन है डिक्रीज करेगा उस एक्सपेंशन को। तो जो है एक्सपेंशन एक तरफ से इंक्रीज हो रही है, टिन उसको डिक्रीज कर रहा है, तो एक्सपेंशन ना होने के बराबर हो गई, मतलब वो इक्वल हो गया। बट सिल्वर में इसमें अच्छी बात क्या थी कि वो स्ट्रेंथ बढ़ा रहा था, तो इसलिए सिल्वर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेंथ हमें चाहिए, हमारी फिलिंग मटेरियल स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो वो ज्यादा टाइम हमारी ओरल कैविटी में सर्वाइव कर सकता है। हार्श एनवायरनमेंट होता है ना, डिफरेंट ओरल फ्लूइड्स हम ले रहे होते हैं, मैस्टिकेटरी लोड डाल रहे होते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अच्छी होनी चाहिए, जिसमें मेन चीज आती है स्ट्रेंथ। ओके, अब टिन की बात करते हैं। टिन एक तरफ से डिक्रीज कर रहा है एक्सपेंशन, जो कि अच्छी बात है, दूसरी तरफ इसमें एक बुराई भी है कि डिक्रीज कर रहा है स्ट्रेंथ को। बट अगर ये डिक्रीज कर रहा है स्ट्रेंथ को तो सिल्वर इंक्रीज कर रहा है स्ट्रेंथ को, और टिन की जो हमने कॉम्पोजिशन यूज की है वो हम कम यूज करते हैं एज कम्पेयर टू सिल्वर, जो हमने पहले पढ़ा था कि हम हमेशा सिल्वर ज्यादा यूज करते हैं, टिन कम यूज करते हैं, इसलिए स्ट्रेंथ अच्छी होगी।
क्योंकि हमने सिल्वर को इंक्रीज किया उसका कॉम्पोजिशनल लिमिट, हमारी सिल्वर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू टिन। तो इससे अगर टिन हमारी स्ट्रेंथ को अफेक्ट भी कर रहा है तो वो इतना ज्यादा बुरा अफेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कॉम्पोजिशन ही कम हमने डाली है। ओके, उसके बाद है इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम। अब सेटिंग टाइम इंक्रीज करता है टाइम। सेटिंग टाइम इंक्रीज करने से क्या फायदा होगा? सेटिंग टाइम इंक्रीज करने से सबसे पहले फायदा ये होगा जब हम फिलिंग मटेरियल को कैविटी में प्लेस करेंगे और हम उसको शेप करना शुरू करेंगे, मतलब कंडेंस करेंगे, उसकी शेपिंग करेंगे, तो वो सेट नहीं होगा। जितना हमारा सेटिंग टाइम अच्छा हो फिलिंग मटेरियल्स के लिए उतना अच्छा है, ताकि हमें उसको प्रॉपरली फिलिंग मटेरियल को प्लेस करने का टाइम मिल सके, हम उसे शेप कर सके। तो टिन का एक अच्छी बात ये है कि ये सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर रहा है। Quantity of tin should be 26 to 30%, otherwise it could be detrimental to the final properties of the material. अब ये हमें लिमिट बता दी गई है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए। टिन की मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए 26 से लेके 30%। 30% से ज्यादा एक्सीड अगर हमने टिन को किया तो फिर क्या होगा, उस वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेगा। कैसे अफेक्ट करेगा? क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ पे अफेक्ट कर रहा है, स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हमने उसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ही यूज करनी है। टिन की हमेशा स्पेसिफिक क्वांटिटी यूज होगी जो कि होगी 26 से 30%। 26 से 30% टिन की क्वांटिटी यूज होगी ताकि कोई भी बुरा इफेक्ट हमारे फिलिंग मटेरियल पे ना पड़े। और ये क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि 26 से 30% टिन यूज होना चाहिए ताकि हमारे जो फिलिंग मटेरियल है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे कोई बुरा असर ना पड़े और वो एक अच्छा रेस्टोरेटिव मटेरियल हमारे सामने आए। ओके, तो अब तक हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। एक पढ़ा है मर्क्यूरी, एक पढ़ा है सिल्वर और एक पढ़ा है टिन। ठीक है, मर्क्यूरी क्या कर रहा था? प्लास्टिसिटी दे रहा था, के अलावा वो वर्केबल मास बनाने में हेल्प करता है, और अगर अलॉय में हमारे डला होगा तो अगर अलॉय में डला हुआ है तो वो प्री अमेल्गमेटेड अलॉय से। ठीक, उसके अलावा सेटिंग रिएक्शन को एक्टिवेट कर रहा है। तो ये मेन चीजें थी। और हाँ, मर्क्यूरी हमेशा लिक्विड होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे। और दूसरी चीज हमने पढ़ी थी सिल्वर। सिल्वर की दो इफेक्ट्स हो रहे हैं। पहली चीज है इंक्रीज कर रहा है स्ट्रेंथ को, दूसरी चीज है इंक्रीज कर रहा है एक्सपेंशन को। अब एक्सपेंशन हमें ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, तो टिन वही एक्सपेंशन को डिक्रीज कर रहा है और स्ट्रेंथ को भी डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए हम टिन की सिर्फ 26 to 30% टिन की कंपोजिशनल लिमिट है और इतना ही यूज करते हैं। अदरवाइज ये हमारी जो फाइनल प्रॉपर्टीज होंगी उस पर अफेक्ट करेगा, मतलब उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पर अफेक्ट करेगा क्योंकि ये स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है। इसलिए सेटिंग टाइम को इंक्रीज करेगा जो कि एक फायदा है हमारे लिए, ताकि हम अच्छे से प्रॉपर्ली उसको शेप कर सकें और हम उसको प्रॉपर्ली शेपिंग कर सकें, उसको कैविटी के अंदर डाल दें। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज आ गई कॉपर। कॉपर की क्या इंपॉर्टेंस है, हम कॉपर क्यों यूज कर रहे हैं? कॉपर सबसे पहले तो बाइंडिंग करता है टिन के साथ। ठीक है, कॉपर टाई अप करेगा टिन को। दूसरी चीज, कॉपर इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ में, स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा कॉपर। फिर है रिड्यूस करेगा टार्निश और करोजन को। अब हमने ये दो ऑलरेडी दोनों चीजें पढ़ी हुई हैं। टार्निश और करोजन में क्या डिफरेंस है? करोजन बेसिकली क्या होता है? करोजन है कि जब दो हमारे पास मेटल्स मौजूद हैं, एक पे बनेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दूसरे पे बनेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे अफेक्ट होगा। करोजन की वजह से हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे अफेक्ट होगा, हमारे जो जो सरफेस है वो वीक हो जाएगा, वेयर ऑफ हो जाएगा। तो करोजन इज वेरी हार्मफुल। वेयरएज टार्निश क्या होता है? टार्निश इज सिंपली लॉस ऑफ लस्टर या लॉस ऑफ शाइन। जो हमारे जो शाइनी सरफेस है, जो हमने पॉलिशिंग की है और उसकी वजह से जो शाइन आ रही है, वो शाइन जब लूज हो जाती है तो उसको हम कहते हैं टार्निश, और शाइन लूज होके एक ब्लैकिश सा अपीयरेंस आ जाता है, तो वो होता है टार्निश। तो डिफरेंस हमें पता है कि टार्निश और करोजन में क्या डिफरेंस है। टार्निश इज बेसिकली लॉस ऑफ शाइन, लॉस ऑफ लस्टर, एक ब्लैकिश अपीयरेंस हो जाएगी, शाइन चली जाएगी। करोजन इज वेयर एज ब्रेक ऑफ होना शुरू हो जाएगा, जो हमारा फिलिंग मटेरियल है वो वीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्फ में जो है रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे बहुत अफेक्ट पड़ रहा है।
कॉपर क्या कर रहा है? टार्निश और करोजन दोनों चीजों को रिड्यूस करता है, ठीक है। टार्निश और करोजन दोनों चीजों को रिड्यूस करता है हमारा कॉपर। ओके, इसके अलावा रिड्यूस करता है क्रीप। क्रीप भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर 2 में। क्रीप क्या था? स्मॉल डिफॉर्मेशन, ठीक है, ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू स्मॉल स्ट्रेसेस, सॉरी, ठीक है। तो जो स्मॉल डिफॉर्मेशन हो रही है वो क्रीप की वजह से, ठीक है। ओके, तो वो जो है डिफॉर्मेशन को भी रोकता है। तो बेसिकली क्या कर रहा है? वो रिड्यूस कर रहा है क्रीप। तो टिन जो है वो क्या क्या काम कर रहा था? सबसे पहले सॉरी, कॉपर क्या क्या काम कर रहा था? कॉपर जो है वो टिन को टाई अप करेगा। सेकेंडली, कॉपर जो है इंक्रीज करेगा स्ट्रेंथ को। थर्डली, रिड्यूस करेगा टार्निश और करोजन को। और जो डिफॉर्मेशन कॉज होती है क्रीप की, वो भी रिड्यूस करता है, क्योंकि वो यूज करने की वजह से हमारे फिलिंग मटेरियल में बहुत ज्यादा यूज होने की वजह से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो थोड़ी बहुत डिफॉर्मेशंस होती हैं, ज्यादातर कहाँ पे होती है? मार्जिनल एरियाज पे, सरफेस के मार्जिन्स पे होंगी। तो वो मार्जिनल एरियाज पे जो डिफॉर्मेशंस आती हैं क्रीप की वजह से, वो रिड्यूस करेगा। तो कॉपर इज बेनिफिशियल, इसीलिए हम कॉपर को डेफिनेटली हमारे अलॉय में डालते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ गए हम जिंक। जिंक का क्या काम है? जिंक विल एक्ट एज अ स्कैवेंजर। अब स्कैवेंजर क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा ईगल्स या फैल्कन्स, उनको हम बेसिकली स्कैवेंजर्स कहते हैं। वो क्या करती हैं कि हम अपने जो भी प्रे होता है उसको अपने क्लॉज में पकड़ लेती हैं, राइट। तो वो स्कैवेंजर कहलाती हैं, क्योंकि वो जाने नहीं देती, उनको कैच कर लेती हैं। तो इसी तरह जिंक क्या करता है? वो भी स्कैवेंजर की तरह एक्ट करता है। जिंक किस चीज को पकड़ेगा? जिंक पकड़ेगा ऑक्सीजन को, ठीक है। जिंक जो है ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, और उसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। ऑक्सीडेशन अगर हो जाएगी मेटल में तो क्या होता है? अगर सिल्वर में ऑक्सीडेशन होती है तो क्या होता है? ब्लैक अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है, ब्लैकिश अपीयरेंस हो जाती है और सिल्वर काला पड़ जाता है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया सिल्वर। तो हमारी अमेलगम की फिलिंग में सिल्वर कंटेंट डला हुआ है, राइट, कॉपर भी डला हुआ है। अगर हम उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करने देंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होगा? हमारा जो फिलिंग मटेरियल है वो हो जाए, काला पड़ जाएगा। वो रोकना है, हम नहीं चाहते कि हमारे फिलिंग मटेरियल ब्लैक अपीयरेंस में आए, ठीक है। ऑलरेडी ग्रे कलर का है, वो ब्लैक ना हो, तो उसके लिए हम डालते हैं जिंक। जिंक हमेशा ऐड करेंगे और वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को एंट्रैप कर लेगा, ऑक्सीडेशन से बाकी मेटल्स को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। और जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो जाएंगे। जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो गए, वो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। बट अगर हमारे ओवरऑल मेटल काला पड़ गया तो हमारी फिल्म की कलर चेंज हो जाएगा। इसलिए जिंक का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ? ओके, तो एक्ट्स एज अ स्कैवेंजर while melting of all the constituents, ठीक है, जब हम मेल्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, it prevents oxidation of other metals by reacting with oxygen and forming zinc oxide. अब अगर हम मेल्ट कर रहे हैं हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को और उसमें हमने जिंक डाल दिया तो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर लेगा जिंक। बट अगर हमने ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए जिंक नहीं डाला तो क्या होगा? फिर हमारी ऑक्सीडेशन कैसे प्रिवेंट हो सकती है? तो उसका बहुत आसान सा तरीका है कि अगर हमने मेल्ट करते हुए ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम उसमें जिंक डालेंगे। इन केस आप जिंक नहीं डाल रहे, ठीक है, आप जिंक नहीं डाल रहे, तो आपने जो मेल्टिंग का प्रोसीजर है, आपने मेटल्स को मेल्ट करना है, उसको आप करोगे इनर्ट एटमॉस्फेयर में, ठीक है। किस एटमॉस्फेयर में करोगे? इनर्ट एटमॉस्फेयर। इनर्ट एटमॉस्फेयर वो एटमॉस्फेयर होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। बेसिकली वो एक ट्यूब लाइक जगह होगी ऑक्सीजन प्रेजेंट, बट जिंक का यूजेज हमारे लिए फायदेमंद है, इसलिए बोला जाता है कि जिंक का थोड़ा सा कंटेंट जरूर डालें। जिंक का हम ज्यादा कंटेंट तो यूज नहीं रहे हैं, हम जिंक मिनिमम क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं, तो उससे ऑक्सीडेशन के वक्त
हेल्प हो जाएगी कि जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो जाएंगे और अमेल्गम जो है ब्लैक नहीं हो गया, ना उसका कलर चेंज होगा। हम जब आगे जाके रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Many alloys contain no zinc or less than 0.01%. ऐसे अलॉयज को क्या कहेंगे? जिंक फ्री अलॉयज। मतलब जिंक का कितने कॉम्पोजिशनल लिमिट है? 2%। अगर हमने 2% जिंक ऐड नहीं किया तो ऑक्सीडेशन हो सकती है, राइट? तो हमने उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है? इनर्ट एटमॉस्फेयर में करना है, ये तो बता दिया था। दूसरी चीज ये है, अगर 0.1% से भी कम जिंक है या जिंक है ही नहीं तो उन अलॉयज को कहेंगे जिंक फ्री अलॉयज। ठीक है, उन अलॉयज को कहेंगे जिंक फ्री अलॉयज। ओके, क्वेश्चन आया, जिंक का थर्ड पॉइंट समझ नहीं आया, इनर्ट वाला। ओके, जिंक का थर्ड पॉइंट बहुत इजी है। बहुत सारे अलॉयज ऐसे भी होते हैं जिनमें जिंक नहीं डालते। जिंक अगर नहीं होगा या जिंक हमारे पास 0.01% कम है तो उसको क्या कहते हैं? जिंक फ्री अलॉयज। जैसे अगर कॉपर कंटेंट ज्यादा था तो हमने क्या कहा था? कॉपर एनरिच्ड अलॉयज। अगर हमने अलॉय के अंदर अमेल्गम मर्क्यूरी डाल दिया था, जो हमारा अलॉय था सिल्वर टिन का, उसके अंदर हमने डाल दी थी थोड़ी सी मर्क्यूरी, तो क्या हो गया था? प्री अमेल्गमेटेड। इसी तरह यहाँ पे जिंक की बात हो रही है कि अगर हम अलॉय के अंदर कोई जिंक नहीं डालेंगे या 0.01% जिंक होगा तो वो कहलाएगा जिंक फ्री अलॉय। अब ऑब्वियसली जिंक नहीं है प्रेजेंट। जिंक का काम क्या था? कि वो ऑक्सीजन को एंट्रैप कर रहा था, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर रहा था। अब अगर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट नहीं कर रहा जिंक तो हमें क्या करना होगा? हमें जो मेल्टिंग है सारे मेटल्स की, उसको इनर्ट एटमॉस्फेयर में कैरी आउट करना है। इनर्ट एटमॉस्फेयर वो एटमॉस्फेयर होता है जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है। जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वो एटमॉस्फेयर कहलाएगा इनर्ट एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली क्या होता है? एक इनकैप्सुलेटेड जगह होगी जहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होता और वहां पे मेल्टिंग कैरी आउट हो रही होती है ये सारे मेटल्स की, ताकि हमारा अलॉय बन सके। और उस अलॉय की फॉर्मेशन के बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि उस अलॉय के अंदर जिंक नहीं है। अगर जिंक होता तो हम नॉर्मल अपने खुले एटमॉस्फेयर में सारे मेटल्स को हम मेल्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीजन को एंट्रैप कर लेगा जिंक और ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा। बट अगर जिंक प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि जिंक फ्री अलॉय है जिसके अंदर जिंक है ही नहीं, तो हमने जो मेल्टिंग कैरी आउट करनी है मेटल्स की वो होगी ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में। और ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट को इनर्ट एटमॉस्फेयर कहते हैं। इनर्ट एटमॉस्फेयर इज बेसिकली वो एटमॉस्फेयर जहां पे ऑक्सीजन नहीं है। जिस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है वो होगा इनर्ट एटमॉस्फेयर। ठीक है, those with zinc more than 0.01% are called as zinc containing alloys. तो जिनमें 0.01% जिंक प्रेजेंट है वो है जिंक कंटेनिंग अलॉय। जिनमें कोई जिंक नहीं है या 0.01% से कम जिंक प्रेजेंट है वो होंगे जिंक फ्री अलॉयज। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीजें हैं, जिंक कंटेनिंग अलॉयज, जिंक फ्री अलॉयज। जिंक कंटेनिंग अलॉयज में 0.01% जिंक होगा या 0.01% से लेके 2% तक जिंक प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो होगा जिंक कंटेनिंग अलॉयज। जिंक फ्री अलॉयज में 0.01% से कम जिंक होगा या जिंक होगा ही नहीं। क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट आएगा इंडियम और पैलेडियम। क्या है चैट? जिंक का थर्ड पॉइंट ठीक है, क्लियर है सबको? अब कोई मसला तो नहीं है कि क्या प्रॉब्लम थी? पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम रिज्यूम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन, इंडियम पैलेडियम।
इंडियम क्या करेगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा और अगेन क्रीप रिड्यूस करेगा। क्रीप मैंने बता दिया था, स्मॉल डिफॉर्मेशन ड्यू टू लार्ज स्ट्रेसेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्रीप था, ठीक है। तो क्रीप रिड्यूस करने में हेल्प करेगा इंडियम, स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट चीज आ गई पैलेडियम। पैलेडियम का क्या काम होगा, रिड्यूस करेगा करोजन को। करोजन भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि दो डिफरेंट मेटल्स की वजह से, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेटल्स हैं, अमेल्गम इटसेल्फ में भी होती है करोजन, मैंने बताया था राइट, तो पढ़ाया था करोजन, क्योंकि डिफरेंट मेटल्स इसमें प्रेजेंट है, एक कैथोड बन सकता है, एक एनोड बन सकता है, और आपस में रिएक्शन करेंगे तो उसकी वजह से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे अफेक्ट होगा और वो वेयर ऑफ हो सकता है। तो यहाँ पे पैलेडियम उसको रिड्यूस कर रहा है। पैलेडियम के अलावा कौन सी चीज हमारे रिड्यूस कर रही थी, एक और ऐसा हमारा कंपोनेंट है जो कि रिड्यूस कर रहा था करोजन को, वो था हमारा कॉपर, ठीक है। पैलेडियम के अलावा कॉपर ऐसा कंपोनेंट है जो कि हमारे अलॉय में मौजूद है, जिसकी वजह से हमारा करोजन रुकता है, रिड्यूस करेगा करोजन को, ठीक है। अच्छा, अब एड लस्टर। लस्टर मैंने ऑलरेडी बताया था, लस्टर होता है शाइन, ठीक है, लस्टर का मतलब है शाइन। तो बेसिकली शाइनी सरफेस लाने के लिए कौन सी चीज हम डाल रहे हैं, पैलेडियम। तो इंडियम और पैलेडियम बहुत इजी है। इंडियम क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है और क्रीप को रिड्यूस कर रहा है। पैलेडियम क्या कर रहा है, करोजन को रिड्यूस कर रहा है और लस्टर ला रहा है, दैट मींस शाइन ला रहा है, ठीक है। शाइनी सरफेस होता है पैलेडियम की वजह से, और ये मिनिमम क्वांटिटीज में ही होते हैं, ज्यादा मेजॉरिटी में नहीं प्रेजेंट होते। ओके, अब हम नेक्स्ट आ गए, यहाँ पे हमारी कॉम्पोजिशन कंप्लीट हो गई कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। मेजर कंपोनेंट्स जो हमारे थे कि हमने सारी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई क्वेश्चन है कॉम्पोजिशन से रिलेटेड तो अभी पूछ लो। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं एक दफा रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि डेंटल अमेल्गम क्या होता है, एक पाउडर कंपोनेंट है, एक लिक्विड कंपोनेंट है। लिक्विड कंपोनेंट मर्क्यूरी होगा, पाउडर कंपोनेंट सिल्वर टिन अलॉय है। ओके, फिर हमने उसकी कॉम्पोजिशनल लिमिट्स पढ़ी। नहीं, उससे पहले हमने प्रोसीजर्स, दो टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी पढ़ी हमने अमेल्गमेशन। अमेल्गमेशन इज बेसिकली वो रिएक्शन जो हो रहा है अलॉय और मर्क्यूरी की आपस में मिलने की वजह से, ठीक है। जो रिएक्शन आ रहा है वो कहलाता है अमेल्गमेशन। वो हमेशा मिक्सिंग के बाद होता है, ऑब्वियसली जब एक दो चीजें मिक्स होंगी तभी रिएक्शन होगा, तो हमेशा मिक्सिंग के बाद होता है अमेल्गमेशन। ट्राइचुरेशन क्या है, ट्राइचुरेशन इज बेसिकली अनदर वर्ड फॉर मिक्सिंग। जो मिक्सिंग हो रही है अलॉय और मर्क्यूरी की, उसको कहेंगे ट्राइचुरेशन। ट्राइचुरेशन दो तरह की होती है, एक थी हैंड ट्राइचुरेशन जो कि होती है मोर्टार एंड पेस्टल की वजह से, दूसरी थी मैकेनिकल ट्राइचुरेशन जो कि थी हमारे अमेल्गमेटर में, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ट्राइचुरेशन अमेल्गमेशन। उसके बाद हमने पढ़ी कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशनल लिमिट्स बताई मैंने। कन्वेंशनल अलॉयज जो कि पुराने अलॉयज थे उनमें क्या थी, और जो अब न्यूअर अलॉयज जो अब हम यूज करते हैं उनमें क्या डिफरेंस आया। तो मेजरली डिफरेंस जो आया था, कॉपर कंटेंट बढ़ गया था और थोड़ा सा हमने सिल्वर कम कर दिया था, कॉपर हमने बढ़ा दिया था, क्योंकि कॉपर ऑब्वियसली अब हमने पढ़ा कि कॉपर क्यों अच्छा है, वो टार्निश रोकता है, क्रीप को रोक रहा है, करोजन से प्रिवेंट कर रहा है, तो कॉपर हमारे लिए फेवरेबल है, इसीलिए हमने कॉपर कंटेंट बढ़ा दिया। अच्छा, फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी, किस कॉम्पोजिशन की क्या इंपॉर्टेंस है। मर्क्यूरी क्या करता है, प्लास्टिसिटी देता है ताकि वो इजीली में हेल्प कर सके, मोल्ड कर सके हम अमेल्गम को, उसमें हेल्प करेगा। मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में यूज होता है, और जिन अलॉयज में 3% मर्क्यूरी डला हुआ आता है उनको कहते हैं प्री अमेल्गमेटेड अलॉयज, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था सिल्वर। सिल्वर क्या करता है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, उसके अलावा एक्सपेंशन इंक्रीज करेगा। अब एक्सपेंशन ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, इसीलिए हमने उसमें टिन। टिन क्या कर रहा है, रिड्यूस करेगा एक्सपेंशन को, और थोड़ी सी स्ट्रेंथ को भी डिक्रीज करता है, और इंक्रीज करता है सेटिंग टाइम। टिन जो है 26 से 30% ही यूज करना चाहिए, अदरवाइज वो स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेगा, इसलिए टिन हमेशा सिल्वर से कम यूज होता है। नेक्स्ट था कॉपर। कॉपर का वही था कि इंक्रीज करेगा स्ट्रेंथ, टार्निश करोजन प्रिवेंट करेगा और हमारे क्रीप को रोकेगा। उसके अलावा था जिंक। जिंक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
कंपोनेंट क्योंकि वो स्कैवेंजर की तरह एक्ट करता है, मतलब ये कि हाँ ऑक्सीजन को बाइंड कर लेते हैं अपने आप के साथ और जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो जाते हैं। ये कब होता है? जब मेल्टिंग का प्रोसीजर हो रहा होता है। और अगर हमने किसी अलॉय में जिंक नहीं डाला तो उसमें हमें उस मेल्टिंग कहाँ करनी होगी? इनर्ट एटमॉस्फेयर में। इनर्ट एटमॉस्फेयर वो एटमॉस्फेयर है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ओके, फिर आ गए जिंक फ्री अलॉय, जिंक कंटेनिंग अलॉय। जिंक फ्री अलॉयज वो अलॉयज हैं जिनके अंदर नो जिंक है या 0.01% ऑफ जिंक से कम है। ठीक है, 0.01% से कम या नहीं है जिंक, तो वो होंगे जिंक फ्री अलॉयज। अगर जिंक 0.01% से ज्यादा है तो होंगे जिंक कंटेनिंग अलॉयज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और जिंक की कितनी वो होनी चाहिए? 2% मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा जिंक हम नहीं डालते। अब आ गए हैं ओके, हाँ लास्ट के दो रह गए, इंडियम और पैलेडियम। इंडियम स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा और क्रीप को रिड्यूस करता है, और पैलेडियम रिड्यूस करेगा करोजन को और शाइन प्रोवाइड करेगा, ऐड करेगा लस्टर, लस्टर इज शाइन। अब हम आ गए हैं क्लासिफिकेशन पे। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन, जो मेन क्लासिफिकेशन यूज होती है, इट इज बेस्ड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ अलॉय पार्टिकल्स। ठीक है, उसका शेप कैसा है और साइज कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो तीन होती है मेन क्लासिफिकेशन, मतलब डिफरेंट तरीकों से हम क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, अब किस चीज को हम क्लासिफाई कर रहे हैं? हम अलॉय पार्टिकल्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अलॉय पार्टिकल्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, उसमें से एक ये है कि क्लासिफाई करना उसके शेप और साइज के हिसाब से। शेप कैसा है? सबसे पहले हो गया लेथ कट। लेथ कट में क्या है? देखो, डिफरेंट डिफरेंट रेगुलर शेप है। ठीक है, डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइजेस हैं, कोई रेगुलरिटी नहीं है। ठीक है, कोई ट्रायंगुलर है, कोई रेक्टेंगुलर है, कोई रोम्बॉइड है, मतलब कोई बहुत ज्यादा लंबा है, कोई थोड़ा थिक है, कोई थिन है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। ठीक है, अब एक तो हो गया लेथ कट, दूसरा है स्फेरिकल या स्फीरोइडल, ये लें। ठीक है, स्फेरिकल या स्फीरोइडल दोनों नाम यूज हो सकते हैं इसके लिए। ये क्या होंगे? राउंड बॉल होंगी, राउंड राउंड बॉल्स होंगी उसकी। तीसरी चीज है एडमिक्स्ड। एडमिक्स में क्या है? लेथ कट के भी पार्टिकल है, स्फेरिकल के भी हैं, ये दोनों का मिक्सचर है एडमिक्स। एडमिक्स नाम से ही पता चलता है कि दोनों का मिक्सचर है। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं किस चीज की? अलॉय के पार्टिकल्स की। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर शेप एंड साइज ऑफ अलॉय पार्टिकल्स। तो तीन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नंबर 1 लेथ कट, नंबर 2 स्फेरिकल और स्फीरोइडल, एंड नंबर 3 इज एडमिक्स्ड। क्लियर है? तीन डिफरेंट है, लेथ कट, स्फेरिकल, स्फीरोइडल, एडमिक्स्ड। ठीक है, लेथ कट ऐसे होंगे डिफरेंट इरेगुलर शेप्स और साइजेस के, फिर है स्फेरिकल, राउंड राउंड बॉल होंगी, और तीसरा है एडमिक्स जो कि मिक्सचर है, उसमें लेथ कट पार्टिकल्स भी हैं और स्फेरिकल भी हैं, दोनों मिक्सचर है। ओके, अब नेक्स्ट है लेथ कट अलॉय, होता क्या है? अच्छा, लेथ कट अलॉय क्या है कि ऑलरेडी प्री होमोजेनाइज्ड इनगट ऑफ अलॉय को हम यूज करेंगे। क्या होते हैं? इसका मतलब ये है, इनगट ऑफ अलॉय क्या होते हैं? बड़े बड़े पीसेस, जैसे ये पीसेस रखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, बड़े बड़े पीसेस हैं, जैसे ब्रिक्स होती हैं उस तरह के पीसेस होते हैं, उनको हम इनगट कहते हैं। ठीक है, कि इनगट ऑफ अलॉय, दैट मीन्स कि उसके बड़े बड़े ब्रिक फॉर्म के पीसेस हैं। बड़े बड़े पीसेस को हमने पहले से प्री होमोजेनाइज किया हुआ है। अब होमोजेनाइजेशन बेसिकली होती क्या है? होमोजेनाइजेशन इज बेसिकली हीट ट्रीटमेंट। अगर हमें लगता है कि कोई मेटल या अलॉय इतना ज्यादा वो नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, ठीक है, तो हम स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए हमेशा करते हैं होमोजेनाइजेशन का ट्रीटमेंट। ये आगे भी तुम लोग पढ़ोगे, जब हम लोग वायर्स के बारे में पढ़ेंगे और हम दूसरे मेटल्स पढ़ेंगे तो उसमें भी होमोजेनाइजेशन का ट्रीटमेंट आएगा। और होमोजेनाइजेशन ट्रीटमेंट बेसिकली इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है, पहली चीज तो वो स्ट्रेंथ बढ़ाता है, दूसरी चीज जब हम कोई चीज फॉर्म करते हैं तो क्या होता है? रेसिडुअल स्ट्रेसेस उस चीज में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, तो उन स्ट्रेसेस को हमने रिलीज करना है, और उसको रिलीज करने का तरीका है कि हम उसको हीट करेंगे।
हम मेटल को या अलॉय को हीट करते हैं। वो हीटिंग जो होती है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे नहीं होती है, वो ऐसे होती है कोई लो टेम्परेचर पे होती है, थोड़े कम टेम्परेचर पे होगी, तो वो कहलाती है होमोजेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेथ कट अलॉय को फॉर्म करना है हमने, बनाना है। ठीक है, लेथ कट अलॉय हमने बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम उठाएंगे अलॉय के इनगट। ठीक है, इनगट क्या है? ब्रिक्स होंगे, ये सॉलिड पीसेस होते हैं। ठीक है, वो हमने उठा लिए ब्रिक्स के फॉर्म की तरह, ऐसे बड़े बड़े पीसेस। वो जो पीसेस हैं उनको हमने किया होमोजेनाइज। ठीक है, होमोजेनाइज किया। होमोजेनाइजेशन कैसे होगी कि हम उन्हें हीट करेंगे, हम उन्हें हीट करेंगे, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हीट करते हैं। अभी आगे बताएंगे इसके बारे में, अभी सिर्फ ये समझो कि ये अलॉय बन कैसे रहे हैं। ठीक है, हमने उनको हीट कर लिया और उसके बाद हम उन हीटेड अलॉयज को कट करेंगे। ठीक है, तो प्री होमोजेनाइज्ड इनगट ऑफ अलॉय को हमने उठाया और इन इनगट्स को हमने जो है श्रेड करा। ठीक है, उसको हमने श्रेड किया या कट किया इरेगुलरली, कोई रेगुलरिटी नहीं है इसके अंदर। तो पाउडर जो फॉर्म होगा वो इस तरह से होगा, देख रहे हो, कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ लंबे हैं, डिफरेंट शेप्स के हैं, इरेगुलर होंगे, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होगा उनका, क्योंकि हमने ऐसी नॉर्मली, जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, आप चीज लेते हो। ठीक है, चीज का भी जैसे वो इनगट की बात है, इसने चीज का ब्लॉक ले लिया हमने। अब चीज का ब्लॉक लेने के बाद आपने उसको श्रेड करना शुरू किया है। ठीक है, आप श्रेड कर रहे हो, तो जो चीज आपकी श्रेड हो रही है वो डिफरेंट शेप और साइजेस की है, राइट? उसमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती है, बस आपने उसको श्रेड कर लिया श्रेडर में। बिल्कुल सेम यही चीज लेथ कट अलॉयज के लिए हो रही है। हमने प्री होमोजेनाइज्ड इनगट ऑफ अलॉय को लिया और उसको हमने पाउडर बनाने के लिए हमने उसको कट करना शुरू कर दिया, कट करना या श्रेड करना शुरू कर दिया, और वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में और साइजेस में कट हो गए। तो ये बन गए हमारे लेथ कट अलॉयज। अब इसमें दो तरह के होते हैं, देख रहे हो, जो छोटे छोटे ग्रेन्स होंगे वो फाइन ग्रेन में आ जाएंगे, और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो कोर्स ग्रेन हो जाते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं, कोर्स ग्रेन या फाइन ग्रेन। अगर हमने उसको बारीकी से कट किया है या श्रेड किया है तो ऑब्वियसली वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाएगा जो कि होंगे फाइन ग्रेन। और अगर हमने बस ऐसी नॉर्मली कट किया है बगैर देखे जल्दी जल्दी में, तो वो बनाएंगे मोटे मोटे पार्टिकल्स जो कि होंगे कोर्स ग्रेन। ठीक है, तो ये दो तरह के पार्टिकल्स फॉर्म है लेथ कट अलॉय के, कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। अब आ गए हीट ट्रीटमेंट, जो मैंने बात की थी। ट्रीटमेंट इज होमोजेनाइजेशन। ठीक है ना? तो दो तरह के हीट ट्रीटमेंट्स होते हैं। ठीक है, अलॉयज में जो हमारे अलॉयज बन रहे हैं उनके अंदर दो तरह के हीट ट्रीटमेंट हो सकते हैं। पहला हीट ट्रीटमेंट है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन कब होता है? जब हम लेथ कट अलॉय को फॉर्म करने जा रहे होते हैं, तो जो इनगट्स हमारे पास पड़े होते हैं उनको हम होमोजेनाइज करते हैं। ठीक है, होमोजेनाइजेशन करते हैं उसमें। तो हीट ट्रीटमेंट कब होता है और कितनी डिग्रीज पे होता है? It is usually at 420 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर सेवरल आवर्स। ठीक है, मतलब बहुत घंटों के लिए हम उसे 420 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख के छोड़ देंगे। जो हमारे ब्रिक्स हैं अलॉय के, जो हमारे ब्रिक्स हैं या जो हमारे बड़े बड़े पीसेस हैं अलॉय के, उनको हमने रख दिया और उसको हमने 420 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया और उसको काफी घंटों तक हीट होने देंगे। ठीक है, on alloy ingot to produce homogeneous grains। अब इसका फायदा क्या होगा? जब हम उसकी कटिंग करेंगे या शेडिंग करेंगे तो वो थोड़े ग्रेन्स जो होंगे वो होमोजेनियस होंगे। जो बेसिकली हमने इनगट फॉर्म किया है उसमें डिफरेंट मेटल्स डले हुए हैं, राइट? अलॉय का इनगट है, उसमें सिल्वर भी है, टिन भी है, कॉपर भी है। तो ऐसा हो सकता है कि नीचे की तरफ कॉपर हो, ऊपर की तरफ सिल्वर हो, बीच में टिन हो। तो अब हमें उससे इक्वली कट करना, बेसिकली होमोजेनियस ग्रेन्स चाहिए। होमोजेनियस इन द फॉर्म ऑफ शेप की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है होमोजेनियस इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंटेंट, इट्स कॉम्पोजिशन। इसकी कॉम्पोजिशन इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम जो ग्रेन्स बना रहे हैं कुछ में सिल्वर के पार्टिकल्स आ जाए, कुछ में कॉपर के आ जाए, कुछ में टिन के आ जाए। तो इसलिए उसकी होमोजेनियस ग्रेन्स के लिए हम यहाँ पे होमोजेनाइजेशन कर रहे हैं ताकि वो हीट होके आपस में अच्छे से मिल जाए। क्योंकि इनके डिफरेंट डिफरेंट मेल्टिंग टेम्परेचर्स होते हैं, राइट? सिल्वर का डिफरेंट है, टिन का डिफरेंट है, कॉपर का। तो हम उन्हें इतना हीट करें कि वो आपस में मिल जाए और पूरा इनगट ही एक तरह का हो जाए, मतलब आपस में कहीं भी डिफरेंस ना रहे कॉम्पोजिशन का।
होमोजीनियस ग्रेन्स बने इससे, ठीक है। पहला तो होमोजेनाइजेशन हो गया जो अलॉय इनगट्स पे होता है, और अलॉय इनगट्स हम कहाँ यूज कर रहे हैं, लेथ कट के अंदर, ठीक है। अब एजिंग, दूसरा प्रोसीजर है एजिंग। एजिंग जो है, जब हमने लेथ कटिंग कर ली है, ठीक है, लेथ कटिंग हो गई हमारी अलॉय की, अब उसमें दूसरा हीट ट्रीटमेंट होता है जो कि दिया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 1 घंटे के लिए। पहला जो था हमारा होमोजेनाइजेशन, वो तो हमने सेवरल आवर्स के लिए किया है 420 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बट दूसरा हीट ट्रीटमेंट जो था हमारा वो है एजिंग। एजिंग होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 घंटे के लिए, और कब होता है, जब हमारी कटिंग हो गई है, लेथ कटिंग हो चुकी है, तो हम अलॉय के पार्टिकल्स बने हैं उनको उठा के रख देंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और उनको 1 घंटे तक हीट होने देंगे, ठीक है। ये कहलाता है एजिंग। अब ये एजिंग क्यों हो रही है, ये होती है रेसिडुअल स्ट्रेसेस को हटाने के लिए, स्ट्रेसेस हटाने के लिए हमने एजिंग की है, ठीक है। ensure that the alloy remains stable during future storage। दूसरी चीज, ये होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट्स जो हो रहे हैं उसका क्या फायदा है, इसका फायदा ये है, जब अलॉय बन गया, हमने उसमें होमोजेनाइजेशन कर ली, उसके बाद उसकी कटिंग कर दी, कटिंग के बाद हमने एजिंग कर ली, एजिंग करने के बाद स्टोर भी तो करके रखना है, तो स्टोरेज के दौरान वो स्टेबल रहे, ऐसा नहीं हो कि टूट जाए, ब्रेक ऑफ हो जाए, तो उसके लिए हमें मेक श्योर करना है कि कटिंग के बाद भी एजिंग होनी जरूरी है, ताकि वो स्टेबल सके, वो टूटे नहीं, ना खराब हो। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कटिंग होने के बाद, लेट कटिंग होने के बाद हम उसको थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने दें, ठीक है। तो ये 2 ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये दोनों ट्रीटमेंट्स कहाँ हो रहे हैं, लेथ कट अलॉय पे। एक हो रहा है अलॉय की कटिंग से पहले और एक होता है कटिंग के बाद। कटिंग से पहले होता है होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट, ताकि आपस में सारे मेटल्स जो है वो मिल जाए और एक जैसी चीज कट हो, कि हम जब हम कटिंग करें तो ये सारी कॉम्पोजिशन इक्वल हो। और दूसरा होता है कटिंग के बाद रेसिडुअल स्ट्रेसेस हटाने के लिए, जो कि है एजिंग, और इसके बाद हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो हमारे अलॉय को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और ये स्टोरेज में भी सही रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट है कौन से थे अलॉयज, स्फेरिकल या स्फीरॉइडल। अच्छा, लेथ कट अलॉय से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, कि अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो वो पूछ लो, वरना मैं आगे चलती हूँ। ओके, अब नेक्स्ट आ गए स्फेरिकल अलॉयज, ठीक है। स्फेरिकल अलॉय, स्फेरिकल या स्फीरॉइडल अलॉयज वो कैसे बनेंगे, वो बनते हैं एटमाइजेशन के थ्रू, ठीक है। एटमाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू बनते हैं, ठीक है। अब एटमाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है, जो मोल्टन अलॉय है उसको हमने स्प्रे करना है कॉलम के अंदर जो कि फिल हुआ है इनर्ट गैस से, ठीक है। इनर्ट गैस मैंने बताया था, इनर्ट क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, राइट। तो उस गैस का कॉलम है हमारे पास, ठीक है, और उसके अंदर हमने मोल्टन अलॉय को स्प्रे किया। जब हम मोल्टन अलॉय को उस कॉलम के अंदर स्प्रे कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रहे हैं वो फॉर्म हो रहे हैं स्फेरिकल या स्फीरॉइडल शेप के, ठीक है। मोल्टन अलॉय इज स्प्रेड इन अ कॉलम which is filled with inert gas. The droplets of alloy they solidify as they fall down the column. तो बहुत सिंपल है इसका, कुछ भी नहीं है, एक कॉलम लिया है हमने, उसके अंदर क्या भरी हुई, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस वो गैस है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उसके अंदर फिल हुई हुई है, ठीक है। कॉलम लिया है हमने, मतलब एक कॉलम ले लिया, उसके अंदर इनर्ट गैस फिल हुई हुई है, उसके अंदर हमने स्प्रे किया। मोल्टन हमारे पास स्प्रे के फॉर्म में है, जैसे ये नहीं स्प्रे, इसको हमने वहां पे स्प्रे किया मोल्टन अलॉय को, और उससे क्या हुआ, जो ड्रॉपलेट्स नीचे गिरेंगे वो स्फेरिकल शेप के या स्फीरॉइडल शेप के होंगे, स्फेरिकल या स्फीरॉइडल शेप के होंगे ड्रॉपलेट्स। Now the particles which are produced in this way are spherical or spheroidal in shape, ये मैं बता चुकी हूँ। और इसमें होमोजेनाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं स्फेरिकल या स्फीरॉइडल, तो वो होमोजेनाइज्ड है, ठीक है। लेथ कट की तरह इसमें होमोजेनाइजेशन हुई है, क्योंकि हमने ऑलरेडी मोल्टन अलॉय को स्प्रे किया है, तो उसमें क्या हुआ है,
जो फॉर्म हुए ड्रॉपलेट्स वो स्फेरिकल स्फीरॉइडल शेप के हैं, जो कि होमोजेनाइज्ड हैं, इक्वल हैं, एक जैसे हैं, उसमें हमें होमोजेनाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। इस पूरे प्रोसीजर को, ठीक है, हम कहते हैं एटमाइजेशन। ठीक है, एटमाइजेशन। तो क्या होता है एटमाइजेशन? बेसिकली एटमाइजेशन इज बेसिकली ये पूरा प्रोसीजर कि हमने एक इनर्ट कॉलम लिया जिसमें एक कॉलम लिया जिसके अंदर इनर्ट गैस फिलअप हुई हुई है, उस गैस कॉलम के अंदर हमने स्प्रे किया है। वो स्प्रे करने की वजह से क्या हो गया, जब हमने स्प्रे किया तो जो ड्रॉपलेट्स नीचे गिरे हैं वो है स्फेरिकल या स्फेरॉइडल शेप के। वो स्फेरिकल या स्फीरॉइडल जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कहलाते हैं स्फेरिकल या स्फीरॉइडल जो ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुए हैं, इस प्रोसीजर की फॉर्मेशन को कहते हैं एटमाइजेशन। ठीक है, क्लियर है यार? अच्छा, अब मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। बट यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लो मुझसे, क्योंकि इसके बाद तुम लोग की 5 मिनट में नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली है। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। एटमाइजेशन क्लियर हो गया है या मैं दोबारा से रिपीट करूं, ये भी बता दो मुझे। और लेथ कट अलॉयज में जो दोनों हीट ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, एक होमोजेनाइजेशन हो रहा है, एक एजिंग का हो रहा है, उसकी क्या वजह है, हम क्यों कर रहे हैं, वो क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो, अभी मुझसे पूछ लो, ताकि नेक्स्ट टाइम और क्लियर कर सकूं। अगर कोई भी चीज में कंफ्यूजन हो, नहीं समझ आ रहा हो, एक दफा एक काम करना, बुक खोलना, यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया है वो पढ़ो, ठीक है, जितना पढ़ा चुकी हूँ अभी तक वो पढ़ो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम डिस्कस करें तो तुम लोग को ऑलरेडी आता हो और हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं पहले का रिपीट नहीं करूंगी, तो इसलिए बेहतर है कि अब तुम घर पे ही हो तो एक दफा बुक खोलो और पढ़ो। ठीक है, एक दफा रीड आउट कर लो, कोई कंफ्यूजन की चीज नहीं समझ आई तो नेक्स्ट टाइम मुझसे पूछ सकते हो, बट रिपीट नहीं करूंगी मैं। ठीक है, कोई मुझसे अगर क्वेश्चन करेगा मैं उसका जवाब जरूर दूंगी, बट ये सब रिपीट करने का टाइम नहीं होगा, ऑलरेडी आराम आराम से पढ़ाया मैंने बहुत। ठीक है, तो एक दफा सब कुछ रिपीट करना, घर जाके, घर पे हो एक्चुअली, सॉरी, सारा बैठ के पढ़ना पूरा यहाँ तक, क्लासिफिकेशन तक। अब एडमिक्स के रह गया है तो वो मैं नेक्स्ट टाइम करा दूंगी। ठीक है, एडमिक्स जो रह गया है क्लासिफिकेशन में, बाकी अभी स्फेरिकल हो गया है, लेथ कट हो गया है, कॉम्पोजिशन हमने की है, अमैल्गमेशन ट्राइचुरेशन क्या होता है, ये सब और इनको डिटेल में एक दफा पढ़ लेना बुक से, ताकि हम नेक्स्ट टाइम इससे आगे कंटिन्यू करें और सबको समझ आ जाए। और जो जो लोग नहीं आ सके हैं उनको भी बोलना कि लेक्चर में आए और अटेंड करें, क्योंकि ये चीजें फिर दोबारा रिपीट नहीं होंगी। तो बेहतर है अभी सुन लो, अभी समझ लो, क्योंकि बाद में रिपीट नहीं होंगी तो ऐसा नहीं हो कि बाद में कंफ्यूजन हो। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे सेशन एंड कर रही हूँ। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सबको सब क्लियरली समझ आया है? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, और फिर नेक्स्ट मेरा लेक्चर जब होगा तो फिर आगे इससे कंटिन्यू करेंगे।